हेलो एवरीवन। नमस्कार दोस्तों। ट्रू आईएएस एंड पीसीएस में आप सभी का स्वागत है। इस लेक्चर में दोस्तों हम लोग बात करते हैं अपने गवर्नमेंट बजट वाला जो चैप्टर हम लोग कर रहे हैं नितिन सिंघानिया की सीरीज से। उसमें अभी तक मैंने आपको एक ब्रॉड ओवरव्यू दे दिया था कि बजट के कंपोनेंट्स क्या होते हैं। एक रेवेन्यू साइड होती है, एक कैपिटल साइड होती है, और उसमें हमने 4 मेजर कंपोनेंट्स पढ़े थे। अगर आपको याद हो, रेवेन्यू रिसीट्स, कैपिटल रिसीट्स, एक्सपेंडिचर की साइड पे रेवेन्यू एक्सपेंडिचर और कैपिटल एक्सपेंडिचर। हमने बस एक बात जानी थी, जो भी शब्द है व्हेन इट कम्स टू गवर्नमेंट बजट, जो रेवेन्यू है, ठीक है, जो रेवेन्यू है वो बात करता है हमेशा शॉर्ट टर्म के बारे में, शॉर्ट टर्म के बारे में, और जो कैपिटल है वो बात करता है लॉन्ग टर्म के बारे में। ये बेसिक चीज याद है? पहले बताओ इस चैप्टर में से ये क्लियर है? तो अब आने वाली चीजें आराम से समझ में आ जाएंगी। तो बात करते हैं बजट रिसीट्स के बारे में, ठीक है। बजट रिसीट्स का मतलब क्या होता है, पहले डेफिनेशन जानते हैं। इट रिसीट्स टू एस्टिमेटेड मनी रिसीट्स। एस्टिमेटेड क्यों? क्योंकि बजट अपने आप में ही एक जो कंसेप्ट है वो थोड़ा सा फ्यूचरिस्टिक सोर्सेस की बात करता है, ठीक है। फ्यूचरिस्टिक सोर्सेस की बात करता है, जहां से इनकम आएगी और जहां पर जाएगी, जहां पर खर्चा हो सकता है, ठीक है। तो ये एक एस्टिमेशन है, एस्टिमेटेड मनी रिसीट्स ऑफ द गवर्नमेंट। सारे के सारे सोर्सेस से कहां कहां से सरकार के पास पैसा आ सकता है, कितनी ड्यूरेशन में? एक साल में, एक फाइनेंशियल ईयर कह लो या एक फिजिकल ईयर कह लो, उसमें ये शो करता है कि व्हाट आर द सोर्सेस जहां से गवर्नमेंट जो है, गवर्नमेंट अपनी एक मंशा दिखा रही है, एक इंटेंशन दिखा रही है कि दे कैन गेट मनी। किस लिए? एक्सपेंडिचर को फाइनेंस करने के लिए। फिर चाहे वो शॉर्ट टर्म वाले खर्चे हो देश के या लॉन्ग टर्म वाले खर्चे हो। बजट रिसीट्स अपने आप में दो प्रकार के होते हैं, जैसा कि हमने प्रीवियस सेशंस में बात करी थी, छोटी सी, इसमें हम डिटेल में देखेंगे। एक होता है रेवेन्यू रिसीट, दूसरा होता है कैपिटल रिसीट। यानी कि पैसे के वो सोर्सेस जो कि सरकार के पास शॉर्ट टर्म में आ रहे हैं, पैसे के वो सोर्सेस जो कि सरकार के पास लॉन्ग टर्म में आ रहे हैं। अब इनके फर्दर और कंपोनेंट्स क्या होते हैं, और ये जो हमें 4 चीजें कंफ्यूज करती है, रेवेन्यू रिसीट, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, कैपिटल रिसीट, कैपिटल एक्सपेंडिचर, इसकी जो परेशानी है हम वो मिटाते हैं। आगे बढ़ते हैं। लेट्स कम टू दिस। बजट या गवर्नमेंट रिसीट्स। सरकार के पास यानी कि आमदनी के क्या क्या सोर्सेस होते हैं? नंबर 1 रेवेन्यू रिसीट्स, नंबर 2 कैपिटल रिसीट्स। सबसे पहले बात करते हैं रेवेन्यू रिसीट्स की। है तो दोनों एक तरीके से रिसीविंग ही है, पैसा आ ही रहा है, बस कुछ है वो शॉर्ट टर्म में आता रहता है और कुछ होता रहता है लॉन्ग टर्म में आता रहता है, ठीक है। सबसे पहले सरकार का मेन सोर्स जो होता है पैसों का, वो अभी तक हम यही पढ़ते आए हैं बचपन से कि सरकार के पास अगर पैसा आता है वो टैक्स की फॉर्मेट में आता है। सिर्फ ये चीज सोचना थोड़ी सी गलत होगी हमारे लिए। टैक्स वन ऑफ द सोर्सेस है जरूर सरकार की रेवेन्यू का, लेकिन इकलौता सोल सोर्स नहीं है। अगर हम एक बारी देख ही लें कि टैक्स रेवेन्यू जो है सरकार का, जो सरकार के पास आता है टैक्स है, जो रेवेन्यू की प्राप्ति होती है सरकार को, वो दोस्तों दो प्रकार से आता है। एक डायरेक्ट टैक्स से, दूसरा इनडायरेक्ट टैक्स से। डायरेक्ट टैक्स की डेफिनेशन और इनडायरेक्ट टैक्स की डेफिनेशन जैसा कि अभी तक मैं आपको बताता रहा हूं, वो मैं सीबी सचदेवा की बुक से ही बोलता था। ये डेफिनेशन अगर आप एक बार याद कर लो तो आप हमेशा के लिए आपको याद हो जाएगी। देखो डायरेक्ट टैक्स क्या होता है, जब आपके, पहले एक बार इसको, इसके प्रकार देख लेते हैं एक बारी। इनकम टैक्स, कॉर्पोरेट टैक्स, वेल्थ टैक्स, गिफ्ट टैक्स और एस्टेट ड्यूटी, ठीक है। हम पहले बात कर लेते हैं एक सिंपल प्रकार के
टैक्स की, जो कि आप सबने सुना होगा, इनकम टैक्स। आपकी आय पर जो टैक्स लगता है, आपकी इनकम पर जो टैक्स लगता है वो इनकम टैक्स है, ठीक है। अब इनकम टैक्स जो लगता है आपकी इनकम पर, क्या मैं ये मान सकता हूं कि आप लोग इतना जानते हो कि इफ यू आर अ पर्सन, यू आर अर्निंग सम XYZ अमाउंट ऑफ इनकम, तो आपको ही खुद से आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि आप ही ITR फाइल करोगे, इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करोगे। आप अपने मन से एक एथिकल वैल्यूज को होल्ड करके इन्फॉर्म करोगे, ITR फाइल करके इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को, डैट मेरी कमाई सर जी इतनी इतनी है एक साल के अंदर, और मैं इस कमाई के ऊपर आपने जो बजट के अंदर पेश करे थे इनकम टैक्स के वेरियस स्लैब्स, मैं इस स्लैब के अंदर फिट होता हूं या होती हूं, और मैं आपको इतना टैक्स का भुगतान जो है वो मैं कर रहा हूं या कर रही हूं। बताओ ऐसे ही होता है प्रोसीजर के नहीं होता? बताओ, इतना तो जानते होगे, है ना। यहां पर जो आपको टैक्स देना था अर्पित, क्या सरकार ने आपको कॉल करा या फिर आप खुद एक एथिकल वैल्यू होल्ड करके खुद फाइल कर रहे हो? अलग अलग प्रोसीजर थे, चाहे वो ऑनलाइन या जाकर सरकारी दफ्तर के अंदर। बताओ, खुद से कर रहे हैं ना। अब मुझे एक बात बताओ, अगर आपकी एक अर्निंग है, आप में से किसी की भी, सबसे पहले सवाल का मेरा जवाब ये देना, क्या आपके ऊपर इसका मतलब एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है क्या कि आपको टैक्स फाइल करना पड़ेगा अगर आप इस देश में कोई ना कोई इनकम अर्न कर रहे हो? तो बताओ, ठीक है। तो यानी कि सबसे पहला कंपोनेंट तो हम ये मान लेते हैं डेट यू हैव अ लायबिलिटी टू पे। आपकी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है डेट यू नीड टू पे क्या? टैक्स। अब क्या है, टैक्स मुझे टैक्स आपको पे करना है, तो घर पे कोई ये वाला टैक्स जो है, डायरेक्ट टैक्स जो है, ये लेने आएगा या फिर आपको खुद जाके एक अच्छा नागरिक बन के देना पड़ेगा सरकार को जाकर? बताओ। जब कोई डंडा बजेगा आपके ऊपर तब दोगे, या फिर प्यार से भी दे सकते हो, अपने आप ही दे सकते हो, अपने आप ही। यानी कि लायबिलिटी टू पे अ टैक्स एंड बर्डन ऑफ टैक्स जब ये सेम पर्सन पे फॉल करे, यानी कि जिम्मेदारी भी आपकी थी और वो बर्डन जो था टैक्स पे करने की, जो तलवार लटक रही थी सर पे, वो भी आपके ऊपर थी। यानी कि आपकी इनकम के ऊपर कोई आपको रोक टोक नहीं करने वाला, लेकिन आपको डर ये लगता है कि कभी इनकम टैक्स की रेड का शिकार अगर मैं हुआ तो मेरा पूरा चिट्ठा खुल जाएगा, मान लो, ठीक है। और इसलिए व्हेन लायबिलिटी टू पे अ टैक्स एंड बर्डन टू पे अ टैक्स, जब ये सेम पर्सन के ऊपर गिरता है ये रिस्पॉन्सिबिलिटी और वो बर्डन, तो उसको हम लोग कहते हैं डायरेक्ट टैक्स। कॉर्पोरेट टैक्स आप जानते ही हो कि वो कंपनीज वगैरह के ऊपर होता है, वेल्थ टैक्स, आपकी प्रॉपर्टी वगैरह कितनी, गिफ्ट टैक्स एंड एस्टेट ड्यूटी। डोंट वरी, हमारा पूरा नितिन सिंघानी में टैक्सेशन का चैप्टर है। अभी के लिए आप सिर्फ टर्म समझ लो, इसमें बिल्कुल भी दिक्कत वाली बात नहीं है, लेकिन इससे आपका काफ़ी हद तक टैक्स का एक ओवरव्यू आपको मिल जाएगा। टैक्स किस वे में काम करते हैं, बड़े सारे टैक्स जो यहाँ पर दे रखे हैं, हो सकता है वो GST आने के बाद हट गए हो, तो वो हम प्रॉपर तरीके से जानेंगे कि GST आने से पहले कौन कौन से टैक्स चलते थे, GST आने के बाद कौन कौन सी टैक्स की सीमाओं के अंदर चेंजेस हुए हैं। हालांकि एक सिंपल सा क्वेश्चन मैं आपसे ये पूछना चाहूंगा सबसे पहले, तो कई लोगों को ये भी नहीं पता रहता, ये GST है क्या? ये डायरेक्ट टैक्स है कि इनडायरेक्ट टैक्स है? इनडायरेक्ट टैक्स है, ठीक है। और इसको एक और नाम से बोलते हैं, ये डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स है। और ये एक प्रकार का इनडायरेक्ट टैक्स है, ये याद रखना। जस्ट होल्ड दिस टर्म, जस्ट होल्ड दिस टर्म के डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स क्या है, हम इसको समझेंगे टैक्सेशन वाले चैप्टर के अंदर। मजा तभी आएगा, वरना हमारे बहुत सारे पेजेस और कंटेंट वहां पर बेकार हो जाएगा, फिर इसके एक्सप्लेनेशन देने का मजा नहीं आएगा। बात करते हैं दूसरे तरीके के रेवेन्यू के सोर्सेस। अगेन है तो टैक्स ही, लेकिन एक दूसरे तरीके का टैक्स भी होता है जिसको हम लोग कहते हैं इनडायरेक्ट टैक्सेस। वाई इनडायरेक्ट? देखो, अगर ये टैक्स है, डायरेक्ट इनडायरेक्ट वर्ड को हटा दो, इसके प्रीफिक्स को हटाओ, इसके सफिक्स को देखो, जरा टैक्स को देखो, ठीक है, जो एंड में टर्म लगी हुई टैक्स। टैक्स मतलब कोई ना कोई एक ऐसा पर्सन जो है उसके ऊपर बर्डन जरूर है, बर्डन जरूर है कि उसको टैक्स पे करना पड़ेगा, बर्डन नहीं है तो लायबिलिटी है। लेकिन डायरेक्ट में मैंने ये देखा कि मुझे ये सिखाया गया राइटर के द्वारा, द लायबिलिटी एंड बर्डन टू पे अ टैक्स फॉल्स ऑन द सेम पर्सन। यहां पर क्या है,
लाइबिलिटी टू पे अ टैक्स फॉल्स ऑन वन पर्सन, और मान लो ये हो आप, यू आर दिस, आपकी बनती एक लाइबिलिटी, लेकिन देयर इज सम अदर पर्सन जो बर्डन लेगा उस टैक्स को पे करने का। यहां पर डायरेक्ट टैक्स के अंदर क्या था, द लाइबिलिटी एंड बर्डन टू पे अ टैक्स फॉल्स ऑन दिस पर्सन ओनली। यहां पर क्या है कि अगर आप मान लो जैसे जीएसटी अपने आप में एक इंडायरेक्ट टैक्स है, कस्टम ड्यूटी, एक्साइज ड्यूटी, हम यहां पर एक टैक्स मान लेते हैं एंटरटेनमेंट टैक्स। मैं इसलिए कह रहा हूं देखो आपसे कि टैक्सेशन वाले चैप्टर के अंदर ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा, यहां पर टैक्स का सारा चिट्ठा नहीं है, फिर वहां पर आपको एक अलग फॉर्म के टैक्स मिलेंगे, फिर आप कंफ्यूज होगे, तो एक ही बार में हम सारा कवर करेंगे टैक्सेशन का पूरा चैप्टर। लेकिन मान लो एंटरटेनमेंट टैक्स, एंटरटेनमेंट टैक्स बेसिकली कहां लगता है, जब आप मूवी वगैरह देखने जाते हो। आप मूवी देखने गए, मान लो कोई भी मूवी, मान लो आप मूवी देखने गए और वहां पर आपको टैक्स देना पड़ा। टैक्स कैसे देना पड़ा, आपके टिकट के ऊपर टैक्स लगेगा, वहां पर सर्विस टैक्स, अगर आप फूड आइटम्स वगैरह कंज्यूम कर रहे हो, पॉपकॉर्न वगैरह खाया अपने इंटरवल के अंदर या जो भी खाया पीवीआर वगैरह में, उसके ऊपर टैक्स लगेगा। फिलहाल हम एक बारी फूड आइटम्स को हटाकर सिर्फ टिकट की बात करते हैं, टिकट के ऊपर आपके कुछ टैक्स लगता है। अब क्या, जो आपने टिकट के लिए जो पैसे दिए हैं, हम लोग इसको मोटा मोटी मान लेते हैं कि आपने 500 रुपये दिए हैं, 500 रुपये की टिकट है, ठीक है, आप गोल्ड क्लास में कहीं पर गए हो, आपकी 500 रुपये की टिकट है। क्या मैं ये मान लूं कि अगर सिनेमा हॉल वालों को आपसे आपसे जो टैक्स वसूलना है या टैक्स जो लगा है उनको क्यों वसूलना है, वैसे तो सरकार को लेना है, लेकिन क्या सिनेमा हॉल वालों ने इस 500 रुपये के अंदर ही ये सब चीज़ें फिट कर दी हैं क्या, टैक्स वगैरह या टिकट हॉल जितने का था, जो टिकट थी, सॉरी, हॉल का जो कॉस्ट थी, क्या ये सारी चीज़ें इंक्लूड हो गई इस 500 रुपये के अंदर। इसके अलावा जब वहां पर अंदर जाकर बैठ जाते हो, वो फिर से आता है क्या ठकुराइन बंदा बोलने के, सर 100 रुपये और लगेंगे यहां बैठने के, या ऐसा कुछ नहीं ना, एक ही बार में होता है ना ऐसा, जो आपने टिकट के लिए जो कॉस्ट दी उसके अंदर सब कुछ इंक्लूडेड है ना। अब यहां पर क्या है, लाइबिलिटी टू पे अ टैक्स फॉल्स ऑन यू, आपने पैसे दिए, लेकिन या बर्डन मान लो आपके ऊपर बर्डन था टैक्स देने का कि आपको जब मूवी देखनी है तो आपको टैक्स देना ही पड़ेगा। अब सरकार ने सिनेमा हॉल वालों को बोल रखा है कि एंटरटेनमेंट के ऊपर टैक्स लगेगा, यानी कि लोग ना चुटकुले भी फ्री में नहीं सुन सकते हैं, उनसे भी सालों से पैसे लो। हंस कैसे रहे साल इतना, पैसे लो, पिक्चर दिखवा रहे तो पैसे लो उनसे। अब सिनेमा हॉल्स वालों ने बोला कैसे लें सर, 450 की तो हमारी टिकट है, एग्जाम्पल के लिए बता रहा हूं मैं, 450 की तो हमारी टिकट है, तो उन्होंने बोला इसका रेट 500 रखो। उन्होंने बोला सर ये 50 रुपये क्यों, उन्होंने बोला खुश मत हो बेटे, ये तेरे पास नहीं आएंगे, जो तुम जनता से कलेक्ट करोगे वो तुम हमें पे करोगे। तुमने इस मूवी टिकट के रेट के ऊपर जो 500 रुपये है, इसमें 450 तुम्हारे हैं, 50 हमारे हैं एज टैक्स। अब मुझे एक बात बताओ, पिक्चर से निकलने के बाद ठकुराइन, क्या हम मूवी थिएटर से निकलने के बाद क्या हम इनकम टैक्स ऑफिस भागते हैं क्या, या ऑनलाइन फटाफट आते हैं क्या आईटीआर फाइल करने के, आज हमने मूवी देखी थी, अच्छा नागरिक बनकर ये मैं बता रहा हूं लो 50 रुपये टैक्स रख लो, ऐसा करते हैं क्या, क्यों नहीं करते हैं, बिकॉज वो जो टैक्स है वो आपके मूवी टिकट की जो कॉस्ट थी उसके अंदर इंक्लूड हो चुका है। द बर्डन टू पे अ टैक्स फॉल्स ऑन यू एंड लाइबिलिटी टू पे दैट टैक्स फॉल्स ऑन अनदर पर्सन, वो है थिएटर वाले, वो सरकार को जैसा भी उनके बीच में डिसाइड हुआ होगा कि हर महीने के बेसिस पे दे देना, क्वार्टरली के बेसिस पे दे देना, हाफ ईयरली के बेसिस पर दे देना, या मैक्सिमम ईयरली के बेसिस पर दे देना, जो भी डिसाइड हुआ होगा वो पूरा रेवेन्यू उठाकर टैक्स का जितना टैक्स का बनता है वो दे देंगे। वो कहेंगे यही हमने जनता से लिया था, टिकट की कॉस्ट में इंक्लूड करके इस प्राइस को हमने अपना वाला प्रॉफिट रख लिया है, और ये जो 50 रुपए करते करते 3 महीने तक जो भी 20,000 30,000 लोग हमारे थिएटर में आए पिक्चर देखने, ये लो आपका पैसा पूरा का पूरा टैक्स की फॉर्म में। यानी कि यहां पर सरकार और जनता के बीच में जो टैक्स की जो लेन देन जो आदान प्रदान चल रहा है उसके बीच में इनडायरेक्ट टैक्स में एक बिचौलिया होता है।
अब वो बिचौलिया क्या करता है, जब हमें कोई सर्विस ऑफर करता है, कोई भी चीज ऑफर करता है, तो उसमें ऑलरेडी वो टैक्स की दरें जो है वो शामिल करके देता है उस कॉस्ट में हमें, और हमें नहीं जाना पड़ता कि हम कौन जाए यार, इनकम टैक्स रिटर्न कौन फाइल करे, क्या करे, एक एक चीज के ऊपर थोड़ी ना गिनवाते रहेंगे। तो ये हमारे रोजमर्रा के जीवन में जो भी गुड्स एंड सर्विसेज हम कंज्यूम करते हैं, अगर उस पर इनकम इनडायरेक्ट टैक्स लगना मांगता है, अगर नेसेसिटी है, लगना चाहिए, सरकार को ऐसा लगता है, तो सरकार उस आइटम के अंदर लगा देगी, फिर उस कंपनी, उस दुकानदार या उस जो भी वो सर्विस दे रहा है उससे वसूल लेगी। बताओ, आज आपको डायरेक्ट इनडायरेक्ट टैक्स का बेसिक मीनिंग समझ में आया? है ना, एक्साइज ड्यूटी, कस्टम ड्यूटी होते हैं एयरपोर्ट्स पे जब आप सामान मंगवाते हो, शिपिंग से कोई भी आपने चीज़ मंगवाई, आप गेमिंग कंसोल मंगवा रहे हो लाइक प्ले स्टेशन 4, प्ले स्टेशन 5, आप कोई टीवी फ्रिज मंगवा रहे हो, आप कोई डुकाटी जो है, कोई बाइक है, कोई गाड़ी है, आप वो इंपोर्ट करवा रहे हो, ठीक है, यहाँ से आप कोई चीज़ एक्सपोर्ट करवा रहे हो, किसी को कुछ भिजवा रहे हो बाहर इंटरनेशनली, इन सारी चीज़ों के ऊपर शिपिंग अगर हो जहाज़ों से या एयरप्लेन से, बोट से, किसी भी चीज़ से, तो उसके ऊपर टैक्स लगता है। जो भी चीज़ अगर नेशनल बाउंड्री को क्रॉस करके इंटरनेशनल बाउंड्री में जा रही है उसके ऊपर भी टैक्स लगता है। एक्साइज ड्यूटी, कस्टम ड्यूटी, देयर आर एक्साइज इंस्पेक्टर्स, कस्टम इंस्पेक्टर्स, जीएसटी इंस्पेक्टर्स, ये सब होते हैं। ओके, अब सरकार के कुछ और भी सोर्सेज होते हैं रेवेन्यू रिसीट के, और वो होते हैं नॉन टैक्स रेवेन्यू, यानी कि अब जो सरकार की कमाई के सोर्सेज हैं वो टैक्सेशन की फॉर्म में नहीं लिए जाते हैं, अदर फॉर्म से सरकार को कौन कौन से जगह से कमाई होती है तो वो हम देखते हैं। अगेन ये रेवेन्यू रिसीट का ही पार्ट है। सबसे पहले इंटरेस्ट रिसीट। इंटरेस्ट कैसे मिलेगा सरकार को, ब्याज किस चीज पे मिल रहा है? सरकार ने मान लो लोन दे रखे हो, सरकार लोन किसको देगी? अगर सेंट्रल गवर्नमेंट है तो स्टेट गवर्नमेंट, या हो सकता है अदर नेशंस को भी दे रखी हो, उस पर सरकारों को ब्याज की प्राप्ति होती है। प्रॉफिट्स एंड डिविडेंड्स, सरकार के अगर पीएसयू पीएससी अच्छी कमाई कर रहे हैं, या सरकार ने अगर जगह जगह पर इन्वेस्टमेंट कर रखी है। मैं आपको एक छोटा सा फर्क बताता हूं, हालांकि अभी आगे आएगा प्रॉफिट्स एंड डिविडेंड्स में मेजर फर्क क्या होता है। यहां पर था अभी, मैं बताता हूं आपको। यहां पर हम देखेंगे प्रॉफिट्स एंड डिविडेंड्स। अगर आप इसको देखो, ये जो हम चीजें पढ़ रहे हैं ना दोस्तों, ये जो हम टेबल अभी पढ़ रहे हैं, आप ऐसा मत समझना ये टेबल सिर्फ इतना सही है। अभी इस टेबल के बारे में भी हम थ्योरेटिकल एंगल इसका एक एक करके पढ़ेंगे, वो तो मैं आपको पूरा ओवरव्यू दे रहा हूं ताकि जब हम उसके कंटेंट पर आए, टेक्स्ट पर आए, तो आपको चीज़ें डिफिकल्ट ना लगे। हम प्रॉफिट्स एंड डिविडेंड्स के बारे में एक बार यहां से जानते हैं। गवर्नमेंट आज के समय में जो सरकारी कंपनियां होती हैं सरकार के पास, जिसको हम लोग बोलते हैं पब्लिक एंटरप्राइजेस, पब्लिक सेक्टर यूनिट्स, पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस, जो कि प्राइवेट एंटरप्राइज की तरह ही कुछ कुछ गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस करते हैं और बेचते हैं। फॉर एग्जांपल नेशनलाइज बैंक्स जो कि सरकार की कमान के अंदर आते हैं, इंडस्ट्रियल फाइनेंस कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, LIC, STC, HMT, MMTC, BHEL, गेल, सेल, BPCL, ये सारी जो कंपनी है, जैसे भारत हेवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड, इनसे सरकार के पास पहले इनको प्रॉफिट जनरेट होता है, और वो प्रॉफिट, ये सरकारी कंपनी है तो ज़्यादा सरकार के पास है। अब क्या होता है, प्रॉफिट तो आप समझ गए क्या होता है, कि जो भी ये सरकारी कंपनी है जब भी ये कोई गुड्स प्रोड्यूस करेंगी या इसको बेचेंगी, उस गुड्स एंड सर्विसेज को, वो जो जनरेट करेगी सरकार बेचकर इन गुड्स एंड सर्विसेज को, उसको कहेंगे हम लोग प्रॉफिट। अब मैं एक छोटा सा आपको फर्क समझाता हूं कि प्रॉफिट और डिविडेंड में क्या फर्क होता है। एज सच इसके मीनिंग में कोई फर्क नहीं होता, प्रॉफिट ही डिविडेंड है, डिविडेंड ही प्रॉफिट है। ये चीज एक क्या कह सकते हो आप, प्रैक्टिकल एस्पेक्ट से समझने के लिए ठीक है। बस इकोनॉमिक्स एज अ सब्जेक्ट के अंदर अगर आप इसका थ्योरेटिकल एस्पेक्ट जानोगे तो मैं आपको वो बता देता हूं। देखो, जब भी आप फॉर एग्जांपल मान लो कि शेयर मार्केट के अंदर, स्टॉक मार्केट के अंदर कुछ शेयर्स अगर आप खरीद रहे हो, और वो शेयर आपने खरीदे 10 रुपए के, ठीक है,
और वो बढ़ते 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 हो गया 100 रुपये का। तो यानी कि आपको 90 रुपीज़ का प्रॉफिट प्राप्त हुआ है। हम लोग जनरली यही तो बोलते हैं कि आज मुझे ट्रेडिंग में प्रॉफिट मिला है, मैंने इन्वेस्टमेंट कुछ कुछ कर रखी थी शेयर बाजार में, मुझे प्रॉफिट मिला है। उसको ना एक्चुअली हम लोग गलत कहते हैं। जब भी आप किसी जगह पर पैसा इन्वेस्ट करते हो ना, और वो आपके अकॉर्डिंग बढ़ जाता है जिससे आपको मुनाफा होता है, उसको मुनाफा ना बोल के इकोनॉमिक्स की भाषा में डिविडेंड बोला जाता है। ये फर्क होता है। अब मुझे एक बात बताओ, मैंने जो आपको सबसे पहली बात बोली कि प्रॉफिट ही डिविडेंड है और डिविडेंड ही प्रॉफिट है, प्रैक्टिकल एस्पेक्ट में समझने के लिए ये चीज बिल्कुल सेम होती है। तो मुझे एक बात बताओ, अगर मेरा शेयर 10 रुपए का और ऐसे मैंने 1 लाख शेयर बाय कर रखे हैं और वो एक एक शेयर 100 रुपए का हो गया, तो मैं प्रॉफिट पे तो आ गया ना, और मुझे बल्क पे प्रॉफिट हुआ है उसको। लेकिन अगर मैं इकोनॉमिक टर्म्स में बात कर रहा हूं तो मैं ये बोलूंगा कि मैंने अपनी जो जो इन्वेस्टमेंट्स कर रखी थी उससे उस पर मुझे डिविडेंड प्राप्त हुआ है। तो सरकार भी बड़ी सारी इन्वेस्टमेंट्स करके रखती है, सरकार को उस पर जो मुनाफा होता है उसको डिविडेंड बोलते हैं। डिटेल में और जानेंगे इसके बारे में बाद में, अभी के लिए लेकिन आप इतना समझ गए हो, ठीक है। उसके बाद वेरियस फीस एंड फाइन्स, ये जो वाइट वर्दी में ट्रैफिक वाले जो खड़े रहते हैं, या फिर सरकार अलग अलग चीज़ के ऊपर जो फीस लगाती है, जैसे ड्राइविंग लाइसेंस आप बनवाने जाओ, सरकारी काम काज करना, मैं 2 नंबर की कमाई की बात नहीं कर रहा, टेबल के नीचे से कोई एक्स्ट्रा पैसे खिलाने की बात नहीं कर रहा। सरकारी फॉर्म पर जो भी चीज़ें होती हैं, जैसे फॉर एग्जांपल मान लो यूपीएससी एक है तो सरकारी ही चीज़ ना, बताओ। लिंक में तो वो वही है ना, उससे खर्चा वगैरह सारा पानी इसी को सरकार को ही देना पड़ता है ना। एक एक जो ये फॉर्म भरता है, एक एक जो फॉर्म भरा जाता है, या फिर बड़े सारी फीस जो कलेक्ट करी जाती है, ड्राइविंग लाइसेंस आप बनवाने जाओ, कुछ चीज चेंज करवा रहे हो या कुछ भी, ये सारी जो फीस एंड फाइन्स जो सरकार जो कलेक्ट करती है, ये भी सरकार का एक रेवेन्यू होता है, ठीक है। क्या आप में से किसी को ये पता है एस शीट क्या होता है? क्या होता है शाइनी? हाँ, यस। अगर किसी प्रॉपर्टी के ओनर की डेथ हो जाती है, ठीक है, तो जो भी ओनर वो जिसको अपने विल में मान लो कि किसी को बोलकर गया है कि आने वाला मतलब मेरा यही संभालेगा, या फिर अगर लिख कर नहीं भी गया और ये चीज़ वो कानून में प्रूव हो जाए, कोर्ट में वकालतनामा में जो भी होगा, मतलब कोर्ट के प्रोसीजर में जो भी चीज़ ये प्रूव कर दे कोई पर्सन कि मैं ही जो है अब बचा हूँ इसका संभालने वाला, रखवाला, देख रेख करने वाला, तो ये एस्टीट है। एस्टीट को समझने के लिए सबसे बेहतरीन एग्जांपल क्या शायनी मैं ये बोल सकता हूँ, एंटरटेनमेंट मूवी, जब अक्षय कुमार चला आया कि ये प्रॉपर्टी मेरी है, एक तरीके से वो एस्टीट लेना चाह रहा था लीगली, है ना। स्पेशल असेसमेंट और टैक्स, ठीक है। स्पेशल असेसमेंट और टैक्स का मतलब ये होता है, वैसे नॉन टैक्स रेवेन्यू उसको इसलिए बोला गया है, ये अभी आपको समझ में नहीं आएगा, टैक्सेशन वाले चैप्टर में ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। कभी किसी और आइटम या और एक्टिविटी या और किसी सेक्टर को सरकार ये सोच रही है कि अब हम यहाँ से भी टैक्स को वसूलेंगे, या फिर यहाँ से भी हम फीस एंड फाइन कलेक्ट करना शुरू करेंगे, थोड़ा थोड़ा यहाँ से भी रेवेन्यू जनरेट करना स्टार्ट करते हैं, तो उसको स्पेशल तरीके से सरकार पहले असेस करती है कि क्या यहाँ से किसी ना किसी प्रकार का रेवेन्यू जनरेट हो सकता है, इसलिए इसको यहाँ पर स्पेशल असेसमेंट बोला गया है। जैसे अगर कहीं से भी सरकार का प्लान है एक्सप्रेसवे बनवाने का, तो जाहिर सी बात है अर्पित कि वहां पर टोल भी बनेंगे, और वो एक परमानेंट सोर्स ऑफ रेवेन्यू होंगे सरकार के लिए, है ना। ये चीज है, लेकिन वही वाली बात है कि हम, या तो मैंने सिर्फ एग्जांपल दिया है क्योंकि एक्सप्रेसवे वगैरह बनवाना और वहां से रेवेन्यू आना वो एक थोड़ा सा लॉन्ग टर्म का सिनेरियो होता है, और अभी हम पढ़ रहे हैं रेवेन्यू रिसीट। तो स्पेशल असेसमेंट मतलब क्या, सरकार अगर किसी चीज को देख ले कि क्या यहां से कुछ रेवेन्यू जनरेट हो सकता है क्या, तो वो है, वो चीज है, ठीक है। कोई नए प्रकार का सरकार को टैक्स लगाना हो, इसलिए यहां पर लिखा गया है ऐसा, ठीक है। उसके बाद बजट या फिर गवर्नमेंट बजट रिसीप्ट कह लो या गवर्नमेंट रिसीप्ट कह लो, उसमें हमने रेवेन्यू रिसीट को रेवेन्यू रिसीट को तो देख लिया है, और रेवेन्यू रिसीट के अंदर हमने टैक्स रेवेन्यू, नॉन टैक्स रेवेन्यू की बात कर ली है। अब बात करते हैं कैपिटल रिसीट की। कैपिटल रिसीट की एक बारी अगर हम वापस आए ज़रा उस पर प्रीवियस पेजेस पे,
हमने एक चीज देखी थी कैपिटल रिसीट्स में, इससे ये देख रहे हो, अभी हम कैपिटल रिसीट पढ़ने जा रहे हैं, इसमें हमने एक चीज देखी थी, ये चीज मत भूलना, ये लायबिलिटी क्रिएट करता है या तो एसेट्स रिड्यूस कर देता है। इसका एग्जांपल तो जल्दी जो मैंने दिया था आपको, कैसे हो सकता है ये चीज पॉसिबल। दीज आर द रिसीट्स जो कि एक बर्डन क्रिएट करेगा, ये इट लीड्स टू रिडक्शन इन एसेट्स। कैसे? दिखा देता हूं, देखो लोन्स की रिकवरी, रिकवरी ऑफ लोन्स, बताओ ये कैसे? कैपिटल रिसीट्स देख रहे हो, क्या बोल रहा है? दीज आर द रिसीट्स विच ईदर क्रिएट लायबिलिटी और लीड टू रिडक्शन इन एसेट। जब हम लोन रिकवर कर रहे हैं, दे रहे हैं, लोन रिकवरी का मतलब यही है ना शैनी कि हम लोन दे रहे हैं वापस किसी को, चुका रहे हैं मतलब। लोन के साथ एक दिक्कत क्या है, प्रिंसिपल अमाउंट के साथ साथ क्या देना पड़ता है? इंटरेस्ट देना पड़ता है। तो अगर मान लो उस परिस्थिति में ईशा, अगर देश के पास इतना पैसा नहीं है तो सरकार, सामने वाली कंट्री को तो या इंस्टीट्यूशन को कुछ नहीं लेना देना, वो तो किस्तें बंदी होती हैं। सरकार को जब ये प्रिंसिपल अमाउंट के साथ साथ इंटरेस्ट देना पड़ेगा, क्या मैं ये कह सकता हूं कि देश की जीडीपी इसकी वजह से कम हो रही है थोड़ी थोड़ी, इस पैसा चुकाने की वजह से? हो सकता है वो बैकग्राउंड में किसी और कोई और सोर्सेज की वजह से बढ़ रही है, लेकिन कुल मिलाकर पैसा कम हो रहा है कि नहीं हो रहा है? पैसा कम होने का मतलब क्या है, ये कह सकता हूं कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से जो कमाई है वो निकलती चली जा रही है सामने वाले पर्सन के पास। प्रिंसिपल अमाउंट तो देना ही है, उसके साथ साथ ब्याज भी देना है। क्या मैं ये कह सकता हूं अल्टीमेटली कि इसकी वजह से एसेट्स कम होते चले जा रहे हैं देश के? इनकम भी तो एक एसेट ही है, इनकम कम नहीं हो रही क्या? बताओ, अगर हम लोन चुका रहे हैं शाइनी किसी का, तो हमारा क्या बैलेंस कम नहीं हो रहा क्या? बताओ। ईशा आपको जरूरत थी किसी किसी से 10-20 हज़ार रुपए की, 50 हज़ार रुपए की, ठीक है, आपने उसको कहा मैं ब्याज के साथ तेरे को पैसा दे दूंगी। जब आपको देना पड़ेगा तो अल्टीमेटली आपके ऊपर बर्डन आएगा कि नहीं आएगा? बताओ। आपकी बैंक अकाउंट में, खाते में सेविंग्स बढ़ेंगी कि कम होंगी उससे? और आपका पैसा और आपका बैंक अकाउंट क्या आपके लिए क्या एसेट नहीं है? वो बताओ, वो पैसा किसी और चीज में काम आ सकता था ना, लेकिन वो आपको लोन चुकाना है। और लोन चुकाना सिर्फ वो नहीं होता कि जो पैसे लिए वो चुकाना है, लोन टर्म ही वो होता है कि लोन के साथ साथ आपको प्रिंसिपल अमाउंट के साथ साथ क्या देना है? इंटरेस्ट। उसके बाद बात करते हैं डिस इन्वेस्टमेंट की। डिस इन्वेस्टमेंट में सरकार क्या करती है शाइनी? किसी भी पीएसयू या पीएसयू की होल्डिंग को बेच देती है। अब मान लो सरकार ने एयर इंडिया को बेच दिया, ठीक है अर्पित, अब उससे पैसा तो आ गया, पैसा तो आ गया, लेकिन क्या आखिर मैं ये बोल सकता हूं कि इससे एसेट देश का कम हो रहा है, सरकारी एसेट? उसके बाद, और अच्छा, आप इसको ये क्यों कहते हैं? आपके दिमाग में आता होगा कि सर ये घूम तो, मिसबा ये क्वेश्चन आ सकता है ना कि सर ये घूम तो देश में ही रहा है, क्या फर्क पड़ता है कि सरकार रखे या कोई और पर्सन रखे? लेकिन दिक्कत पता है क्या होती है मिसबा, अर्पित? इसके अंदर दिक्कत ये होती है, जिस सरकार ने बेचा मान लो एयर इंडिया को, नई सरकार ये कह सकती है क्या कि हमने तो नहीं बेचा था, उस सरकार ने बेचा था, वापस दे? नहीं ना ये। और अगर ऐसा करा तो फिर हम इसको डेमोक्रेसी ना कह के डिक्टेटरशिप कहेंगे ना। देखो सरकार लेने को तो शाइनी कुछ भी ले ले, फिर तो ऐसे तो फिर अब है ना, सरकार अगर अपने चलाने पर आए फिर तो कुछ भी कर सकती है वो, राइट? लेकिन फिर ये डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ वो नहीं होगा ना, इकोनॉमिक गवर्नेंस। जैसे आपको याद है कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड पॉलिटिक्स जब हमने पढ़ा था मिसबा, ईशा, तो उसके अंदर हमने ठकुराइन एक चीज देखी थी कि अर्शवाइल यूएसएसआर के अंदर सब कुछ चीज सरकार बोलती थी कि मेरी है ना, कि जो तुम एग्रीकल्चर कोऑपरेटिव चला रहे हो, खेती बाड़ी कर रहे हो, उसको तुम ये मत समझना तुम्हारे बाप की जागीर है, सरकारी जमीन है, जब मर्जी चाहे हम इसको ले सकते हैं। वहां पे यानी कि शायद आपने भी पढ़ा होगा, प्राइवेट प्रॉपर्टी का कोई कंसेप्ट नहीं था। वो तो रशियन रेवोल्यूशन के बाद हुए वहां पर सारे चेंजेस, है ना, लेनिन और स्टालिन के बाद। ऐसे ही बोरोइंग, अरे भाई बोरोइंग से पैसा तो आ जाता है, लेकिन बोरोइंग अगेन क्या चीज क्रिएट कर देता है? लायबिलिटी टू पे अ लोन
अलॉन्ग विथ वो प्रिंसिपल अमाउंट तो देना ही पड़ेगा, अलॉन्ग विथ इंटरेस्ट एंड स्मॉल सेविंग। स्मॉल सेविंग का मतलब क्या होता है? देखो, सेविंग कभी भी आपका पैसा बना नहीं सकता, स्मॉल सेविंग कभी नहीं बना सकता। जैसे मुझे एक बात बताओ, अगर आप बहुत सेव रहना चाहते हो कि भैया मैं अपना पैसा बैंक में रखूंगा और मुझे इससे ब्याज मिलेगा, अब ये चीज हम सबको पता है, चाहे सरकार की सेविंग हो चाहे किसी भी चीज की सेविंग हो, आपको जो भी ब्याज मिलता है वो इन्फ्लेशन को कभी आउटबीट नहीं कर सकता, ना ही एफडी का कर सकता है, फिक्स डिपॉजिट। इसलिए कई लोग जिनको थोड़ा बहुत समझ में आता है ना आजकल का सिनेरियो, इकोनॉमिक सिनेरियो, तो वो अपना पैसा एफडी में अपना इन्वेस्ट करके अब वो म्यूचुअल फंड्स और स्टॉक्स में करने लगे हैं, क्योंकि वहां पर रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट बहुत ज्यादा है। अब जैसे एक बात बताओ, मुझे एक बात बताना अर्पित, क्या 3 मंथ्स के अंदर अंदर कोई भी ऐसी चीज है, कोई भी ऐसी सरकारी संस्था है क्या देश के अंदर के 3 महीने के अंदर अंदर, 3 महीने भी नहीं, 2 महीने मान लेते हैं इसको, 2 महीने के अंदर अंदर आपके कैपिटल पे आपको 50% रिटर्न दे दे? बताओ, है क्या कुछ ऐसी चीज? कोई भी एक ऐसी चीज? लेकिन ये देखो, अब आप स्क्रीन पे देखो, अगर आप इन्वेस्टमेंट करना जानते हो तो जैसा कि मैंने क्रिप्टोज में इन्वेस्टमेंट करी हुई है, तो मुझे पूरा का पूरा 50.31% रिटर्न वापस मिला। 40,000 रुपए लगाकर आई गॉट 61,050 रुपीज 0.65 पैसा, 50% रिटर्न इन 48 डेज, इन 48 डेज। नहीं, इसके अंदर हमने सारे कंपोनेंट्स अभी कवर कर लिए, लेकिन ये टेबुलर फॉर्मेट के अंदर जितना भी दे रखा था इसको हमने देख लिया। अब अगले लेक्चर में हम लोग एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ देखने वाले हैं, विच इज़ इंपॉर्टेंट फ्रॉम प्रीलिम्स एंड मेंस पर्सपेक्टिव बोथ, डिफरेंस बिटवीन रेवेन्यू रिसीट एंड कैपिटल रिसीट। एक शॉर्ट टर्म होता है, एक लॉन्ग टर्म होता है, उसके बारे में हम डिफरेंस जानेंगे। अभी हम इस टॉपिक के अंदर, और जो भी हमारा टॉपिक चल रहा है वो हमारा सिर्फ रिसीट साइड से चल रहा है, चाहे वो रेवेन्यू रिसीट हो चाहे वो कैपिटल रिसीट हो, ठीक है। तो दोस्तों, इस डिस्कशन में फिलहाल इतना ही। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन। पहले मुझे बता दो, कोई डाउट तो नहीं है किसी को? वाइंड अप कर दूं? कोई भी एक छोटा सा डाउट है तो पूछो। एनीवन? कोई नहीं है ना? ठीक है, थैंक यू वेरी मच।